नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर एक्शन में आई कांग्रेस की। एमपी में प्रियंका के एक्शन से बौखलाई बीजेपी की। बात करेंगे शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात की। वायनाड में राहुल गांधी के निशाने पर आए पीएम मोदी की। साथ ही जानेंगे अडानी ग्रुप पर अब हिंडनबर्ग ने क्या लगाए नए आरोप। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आरटीआई कानून को कमजोर करने की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ जनसभा में बोले, 70 सालों में कांग्रेस ने जो स्कूल बनाए हैं उनमें ही पढ़े हैं मोदी और शाह। हरियाणा में पलवल के पोंडरी गांव में हुई हिंदू संगठनों की महापंचायत में दिए गए नफरती भाषण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हुई अनदेखी। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 1800 लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में किया गया है आमंत्रित। केरल के मलपुरम जिले में पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राहुल पश्चिम से लेकर पूर्व तक के राज्यों में पदयात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा गुजरात से शुरू होकर मेघालय तक जाएगी, जिसको लेकर कई राज्यों में तैयारियां आखिरी दौर में हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण की कामयाबी के बाद राहुल गांधी यात्रा के दूसरे चरण के आगाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार राहुल गांधी अपनी यात्रा 2 का आगाज महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि गुजरात से करने वाले हैं। गुजरात कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा, हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात की आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की निभाई गई भूमिका के कारण नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आए। अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के साथ कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं इस बार राहुल गांधी यूपी में ज्यादा दिन बिताने वाले हैं। खासतौर से वेस्ट यूपी के सभी जिलों में राहुल पदयात्रा करने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की नजर राहुल की इस यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति पर भी है, जहां लंबे समय से कांग्रेस हाशिए पर है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण को जिस तरह का रिस्पांस मिला था, वैसा अगर इस बार भी मिला तो कांग्रेस उन सूबों में भी मजबूत हो जाएगी जहां कांग्रेस या तो खत्म हो गई है या उसकी राजनीति हाशिए पर है। इसमें एक राज्य बिहार भी है, जहां प्रदेश कांग्रेस ने यात्रा 2 को लेकर खासी तैयारी की है। वहीं बंगाल और महाराष्ट्र में भी भारत जोड़ो यात्रा 2 को लेकर तैयारियां काफी तेज है, क्योंकि 2024 चुनाव नजदीक है। ऐसे में राहुल गांधी इन राज्यों में एक बार फिर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुआ था, जो 130 दिनों के बाद कश्मीर में समाप्त हुआ। इसमें 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। लेकिन इस बार यात्रा 2 गुजरात से शुरू होकर मेघालय तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी नेताओं के बयान आने जरूर शुरू हो गए हैं। वहीं एमपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता से बीजेपी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी है, जिससे साफ है कि राज्य की सत्ता बीजेपी के हाथ से जा रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ 24 घंटे के अंदर 41 एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर दर्ज अलग अलग जिलों में दर्ज कराई गई है। प्रियंका के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी नाम एफआईआर में है। कांग्रेस के दूसरे तमाम नेताओं के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की गई है। बीजेपी का दावा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। दरअसल ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति के नाम से एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें 50% कमीशन मांगने का जिक्र किया गया। इसी पत्र को कांग्रेस के नेताओं ने भी पोस्ट किया था, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इन एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने और आक्रामक रवैया अपना लिया है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी,
मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार हो या बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना और अब केंद्र सरकार और भाजपाइयों की आदत बन गई है। लेकिन हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। किस किस मामले में शिवराज सरकार विरोधियों का मुंह बंद करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है। वैसे जिन धाराओं में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं वो सभी जमानती हैं। ऐसे में इसे सिर्फ डराने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि डरो मत। एमपी में प्रियंका पर दर्ज एफआईआर से सियासी गर्मी बढ़ गई है। वहीं महाराष्ट्र का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। पुणे में एक बिजनेसमैन के घर पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग को लेकर राज्य के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। शनिवार को पुणे में बिजनेसमैन अतुल चौड़िया के बंगले पर एनसीपी चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। उसके बाद आज शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ सोलापुर में मंच साझा किया। इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मातोश्री में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इन मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक ही हलचल मचा दी है। दरअसल पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद खबर आई कि यह बैठक अजीत के कहने पर हुई थी। शरद पवार के करीबियों ने खुलासा किया कि अजीत ने एक बार फिर शरद पवार से माफी मांगते हुए साथ आने को कहा है। लेकिन शरद पवार ने इस बार भी अजीत से कह दिया कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे, लेकिन कोई जाना चाहता है तो वो उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग ने महाराष्ट्र में एमवीए के अंदर जरूर खलबली मचा दी है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इस दौरान इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर चर्चा की गई है। वैसे इस मुलाकात को शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के साथ सोलापुर में देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के मंच साझा करने की घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सोलापुर के संगोला में गणपत राव देशमुख की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को न्योता दिया गया था और दोनों ही कार्यक्रम में शामिल हुए और मंच साझा किया। कार्यक्रम में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी मौजूद थे। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर एक बार फिर बदल सकती है। वहीं राहुल गांधी भी देश की सियासी तस्वीर बदलने में जुटे हैं। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहली बार केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल का वायनाड दौरे का आज अंतिम दिन था, जहां राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने वायनाड में बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। उन्होंने वायनाड के लोगों से परिवार का रिश्ता बताते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस को पता नहीं है कि परिवार क्या होता है। हमारा आपसे परिवार का रिश्ता है। जब मैं संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया तो पूरे वायनाड में मेरा समर्थन किया। जब मैं वायनाड आता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं वायनाड के लोगों के साथ एक जुड़ाव महसूस करता हूं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो। बेशक हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन जब मुझे अयोग्य घोषित किया गया तो पूरे वायनाड ने मेरा समर्थन किया। मैं पूरे वायनाड क्षेत्र को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। आदिवासी मूल मालिक हैं और उन्हें भूमि और जंगलों का अधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें अपनी आकांक्षाओं और प्रयासों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वनवासी शब्द भारत के मूल स्वामी के रूप में आपकी स्थिति को नकारता है और आपको जंगल तक सीमित कर देता है। इस शब्द के पीछे की अवधारणा यह है कि आप जंगल में हैं और इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये धारणा हमारे लिए अस्वीकार्य है। ये शब्द आपके इतिहास का विरूपण है। इस दौरान राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सांसद फंड से इसके लिए 50 लाख रुपए देकर खुश हूँ। इस अस्पताल को अच्छे काम के लिए डॉक्टरों से 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यहाँ भी मणिपुर में आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि जो मैंने मणिपुर में देखा वो मैंने कहीं और नहीं देखा। चाहे बाढ़ हो, हिंसा हो, मैं त्रासदियों के दौरान पूरे देश में रहा हूँ, लेकिन मैंने जो मणिपुर में देखा है वो कहीं नहीं देखा। राहुल गांधी ने फिर मणिपुर पर पीएम मोदी की पोल खोली है। इधर हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अडानी ग्रुप की पोल खोली है। साल 2023 की शुरुआत में आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया था। अब एक बार फिर इसने अडानी ग्रुप पर सवाल खड़े किए हैं। खासतौर पर डेलॉइट के त्यागपत्र के बाद से अडानी ग्रुप में जो घमासान मचा हुआ है, उससे अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, तब से अडानी ग्रुप को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले कंपनी के शेयर डूबते चले गए, फिर निवेशकों का भरोसा भी उठने लगा। जैसे तैसे कर कंपनी ने खुद को संभाला। अभी भी कंपनी की वैल्यू साल की शुरुआत की दौर के समय से आधी ही बची है।
है। बस राहत इतनी है कि अडानी ग्रुप खुद को बचाने में कामयाब हो गया है। लेकिन अब एक बार फिर हिंडनबर्ग रिसर्च ने डेलाइट के त्यागपत्र को लेकर सवाल उठाकर अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ऑडिटर पद पर काम करने वाली डेलाइट ने इस्तीफा दे दिया है। डेलाइट दुनिया की टॉप ऑडिटिंग कंपनी में से एक है जो 2017 से अडानी पोर्ट के साथ जुड़ी हुई थी। डेलाइट को अडानी पोर्ट की ऑडिटिंग के लिए 2017 में कार्यभार सौंपा गया था और जुलाई 2022 के दौरान इसका कार्यकाल 5 साल आगे के लिए भी बढ़ा दिया गया था। अडानी पोर्ट की ऑडिटर पद से डेलाइट के इस्तीफा देने के बाद ही कंपनी ने नया ऑडिटर MSKA एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना नया ऑडिटर नियुक्त कर लिया है। इसी त्यागपत्र को लेकर हिंडनबर्ग ने कहा है कि फिर अचानक से इसका इस्तीफा कई सवाल खड़ा करता है। हिंडनबर्ग की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि अडानी पोर्ट ऑडिटिंग के लिए डेलाइट को पर्याप्त जानकारी देने में असफल रही है। इसके अलावा उन 3 ट्रांजैक्शन को लेकर भी जानकारी नहीं दी गई है जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। इस पर भी डेलाइट ने चिंता व्यक्त की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि ऐसे में जब अडानी पोर्ट से बातचीत में सहमति नहीं बन पाई तो डेलाइट ने इस्तीफे का मन बना लिया। अब हिंडन की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से अडानी ग्रुप को घेर लिया है। देखना होगा कि कंपनी की तरफ से क्या जवाब आता है। हिंडनबर्ग के इन आरोपों से एक बार फिर अडानी ग्रुप मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। वहीं असम में बीजेपी घिरती दिख रही है। चुनाव आयोग ने पहले असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा जारी किया, फिर इसे 11 अगस्त को लागू भी कर दिया, जिसमें राज्य के कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को मंजूरी दी गई। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे स्थानीय हितों की रक्षा बताया, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। असम में 14 लोकसभा और 126 विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का भारी विरोध शुरू हो गया है। 1976 के बाद से हो रहे परिसीमन की प्रक्रिया 11 अगस्त को शुरू हो गई। परिसीमन के अंतिम मसौदे में कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के इलाकों में कटौती की गई है, जबकि कई क्षेत्रों को खत्म कर दिया गया है और कई असेंबली सीटों पर SC ST के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अंतिम परिसीमन मसौदे के अनुसार 5 विधानसभा क्षेत्र जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक चुने जाते रहे हैं, उन्हें अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी अगली असम विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय का कोटा कम होना तय माना जा रहा है। इसी के साथ ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है, जबकि SC के लिए आरक्षित सीटें 6 से बढ़ाकर 8 हो गई हैं। लिहाजा परिसीमन के अंतिम मसौदे का विरोध तेज हो गया है। शनिवार को सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता और आमगुरी के विधायक प्रदीप हजारिका ने मसौदे के विरोध में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हजारिका अमोगुरी निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे, नई परिसीमन में उसे खत्म कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम मसौदे के खिलाफ विपक्षी रायजोर दल ने शिवसागर जिले में विरोध प्रदर्शन किया तो ऑल तिवा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी आदिवासियों के लिए मोरी गांव सीट आरक्षित करने की मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन किया। लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि लोगों की मांगों के अनुरूप अंतिम मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि 2021 के चुनावी वादे में परिसीमन भी शामिल था। और बुलेटिन के आखिर में बात RTI कानून की। RTI यानी सूचना का अधिकार, किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए ये कानून आम लोगों के लिए बेहद काम का है। RTI के सहारे ही देश में भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा हुआ है, लेकिन अब मोदी सरकार लोगों के इस अधिकार पर कैंची चलाने की योजना बना चुकी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया, जिसे सूचना का अधिकार यानी RTI कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता था। बस शर्त थी कि RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारियां तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते। आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए और कहां खर्च हुए, ऐसी जानकारी RTI से आसानी से मिल जाती है। इतना ही नहीं, देश में कई सारे घोटालों को उजागर करने में RTI की अहम भूमिका रही है। लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद RTI को धीरे धीरे कमजोर बनाया गया। कई तरह की सूचनाएं RTI में देने पर पाबंदी लगाई गई। इसे लेकर कई संशोधन भी किए गए, जिससे RTI के तहत मिलने गए अधिकारों में काफी कमी की गई। तो वहीं अब मोदी सरकार अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून भी ले आई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 अब कानून बन चुका है। ये बिल हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में पारित हुआ था। इस बिल को लेकर कई सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि ये एक्ट सूचना के अधिकार यानी RTI के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। RTI जब 2005 में लागू हुआ तो इसे एक सनशाइन
एनश्राइन कानून के रूप में सराहाया गया, जो सरकारी सिस्टम को और पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। लेकिन डेटा कानून से पहले भी आरटीआई में कई नियमों को हटाना पड़ा। हालांकि विधेयक को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था, इस बिल का मकसद पर्सनल डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग को रेगुलेशन करना है, ताकि लोगों की प्राइवेसी का बचाव किया जा सके। लेकिन इसकी आड़ में आरटीआई कानून अब बेहद कमजोर हो जाएगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर सरकारी विभाग कई तरह की जानकारियां साझा करने से इनकार कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। इधर सामने। अरे यार क्या कर रहा है यार। चल 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 समोर सामने समिता जी सामने। हाँ समिता जी थैंक यू मैम। शमिता जी शमिता जी थैंक यू मैम। आपके बैग भाई बीच में मत आओ, उधर से चले जाओ ना यार, बीच में मत आओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऊपर ये क्या कर रहा है यार। चिच्चा साइड हो जा, चिच्चा चिच्चा साइड हो जा। महाराज जी थोड़ा आगे आइए ना। और आगे थोड़ा सा और आइए। ये देखना मेरा थोड़ा आगे आइए ना, ऊपर आइए, हाथ हटा, कंधे से हाथ हटा ना। ऊपर आइए मायरा जी। अरे बघ ना माया, पुढे बघ ना। पिछले ना भाई भाई मेरा फोन पीछे ही है। वेट 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 वेट। मायरा जी इधर, मायरा जी मायरा जी मायरा जी रुकिए 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 मायरा जी। मायरा जी मायरा 1 मिनट नहीं हुआ। मायरा जी ये कैमरा बोलना। हाँ मेरे अरे भाई मोबाइल पीछे लेगा। मायरा जी आपकी वेब सीरीज आ रही है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। काफी लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर में क्या कहना चाहिए? मायरा और बिग बॉस को सितारे हैं, उनमें से किस सितारे को आप सपोर्ट करें? एलवीश हो, मनीषा रानी हो, और अगर हम बात करें अभिषेक की, किसको भी सपोर्ट कर रहे हैं? सबको भी। लेकिन मैम आपने रिसेंटली अभी एल्विस के वोट के लिए आपने अपील किया था। मायरा मायरा वेट मायरा मेरे को नहीं मिला। आप उनके साथ गाना करने वाली है एल्विश के साथ। मायरा जी मायरा जी गाना करने वाली है आप उनके साथ, नई खबर आ रही है। अच्छा मुझे नहीं पता ये। मैम फोटो नहीं मिला। फोन हटा फोन हटा। मायरा जी फोटो नहीं मिला। मायरा मायरा जी आ जाइए, आ जाइए। मायरा जी मायरा जी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।